Inventory system. Let's go through the definition first and then we will do the periodic inventory system in detail. Now, do you remember what's periodic inventory system? जी period to period update करते हैं, ठीक है? So you will update your inventory record after the period or at the end of the period. That's the most exact word. एंड ऑफ द पीरियड में आप वो करेंगे. अगर आप एंड ऑफ द पीरियड करेंगे इसका मतलब पूरे पीरियड में आपने इन्वेंट्री के अकाउंट को नहीं छेड़ना, आप इसको अपडेट नहीं करेंगे. यानी आप जो भी एंट्री करेंगे उसमें इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट नहीं होगी. ओके तो फिर इसका मतलब एंट्री क्या होगी? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट. इफ यू आर यूजिंग अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, so what will it look like? If we have a perpetual inventory system, so what will be our entry when you purchase? So when you purchase, what's the entry in perpetual inventory system? क्या होता है जब आप परचेज करते हैं? इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल और कैश पेएबल. अकाउंट्स पेएबल और कैश क्रेडिट, ये होता है. इन्वेंट्री डेबिट हो रहा है ना. अब अगर आप पीरियोडिक करेंगे तो आपने इन्वेंट्री को डेबिट नहीं करना, इन्वेंट्री को डेबिट नहीं करना. सो व्हाट यू डू इंस्टेड ऑफ इन्वेंट्री, यू यूज एन अकाउंट कॉल्ड परचेजेस. आप इसको डेबिट कर लेंगे. क्रेडिट वुड रिमेन द सेम, अकाउंट्स पेएबल या फिर कैश, ये सेम रहेगा. ठीक हो गया. इसके बाद यू सेल इन्वेंट्री. So when you sell inventory, what will you do? जब आप सेल करते हैं, so what do you do? When you make a sale, what do you do? Cost of goods sold, debit, inventory credit. So CGS is debited, inventory is credited. अब once again मैंने कहा था इन्वेंट्री को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? इन्वेंट्री को हाथ नहीं लगाना. तो फिर इधर क्या करूँगा? यहाँ पे तो मैंने परचेजेस को डेबिट कर दिया, यहाँ पे क्या करूँगा? सेल क्या? सेल्स डेबिट. सेल्स डेबिट होती है, कैश डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है. वो तो दूसरी एंट्री है ना कि कैश डेबिट या कैश की बजाय अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट. ये तो दूसरी एंट्री है. ये तो यहां पर भी आप करेंगे. आप सेल करेंगे, सेल को तो रिकॉर्ड करेंगे. आप कैश को या अकाउंट्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे. ये तो आप यहां पर भी करेंगे. यहां पर क्या करेंगे? परचेजेस तो आपने वो कर दिए हैं, यहां पे तो आप बेच रहे हैं. तो जब आप बेच रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आपने परचेज किया नहीं, तो फिर सेल्स तो मैं यहां पे कर चुका हूं. सेल्स तो ये वाली हो गई. ये दोनों एंट्रीज यहां पे सेम होती हैं. इसमें सिर्फ इसमें फ़र्क आ गया, ये सेम हो गई, ये वाला सेम हो गया, इसमें फ़र्क आ गया. ये दोनों सेम है. यहां पर पीरियोडिक में आप कोई भी एंट्री नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सीजीएस आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, इन्वेंट्री आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे. ये वाली एंट्री आप कब करेंगे? जब सारा पीरियड एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, ये तब आप करेंगे. ठीक है? ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू. अब दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया? Okay, so let's move on. So this is the entry on purchase date. You will debit purchases and accounts payable is credited. Entry is not made to inventory. Inventory को आप रिकॉर्ड नहीं करते, ना आप उसको छेड़ते हैं. जब आप लोग सेल करते हैं आप अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स तो करेंगे, लेकिन इन्वेंट्री वाली एंट्री आप बिल्कुल नहीं करेंगे. ठीक है? डन? क्लियर हो गया? अच्छा, अब एंड ऑफ द पीरियड क्या करेंगे? पीरियड एंड हो गया, सीजीएस अब तो रिकॉर्ड करेंगे ना. सीजीएस रिकॉर्ड करना जरूरी है. अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे सीजीएस? एंड ऑफ द पीरियड पे सीजीएस को रिकॉर्ड करना है, कैसे करेंगे? एंड ऑफ द पीरियड में सीजीएस को रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हाउ वुड यू रिकॉर्ड इट? जी क्लास, हाउ वुड यू रिकॉर्ड इट? इन्वेंट्री को दे के करेंगे. अब देखें, हमने कहा था कि जब मैंने ये महीना स्टार्ट किया, लेट्स से एक मंथ की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट 1 मंथ. Let's say this is April. Okay, April. मैं April 1st को मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ ना कुछ पड़ी होगी. ओपनिंग कितनी? कुछ फिगर देते हैं, 10. 4th को मैंने कुछ परचेजेस की,
परचेजेस के वक्त आप कौन सी एंट्री करेंगे? ये वाली पीरियोडिक में। कितनी परचेजेस कर ली? 15। फिर मैंने 5th को कुछ सेल कर ली, सेल की, आप ये एंट्री रिकॉर्ड करेंगे? नहीं रिकॉर्ड करेंगे ना, पीरियोडिक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये एंट्री तो रिकॉर्ड करेंगे, ये नहीं करेंगे, इन्वेंट्री वाली एंट्री नहीं करेंगे, मैंने नहीं किया। ठीक, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितना बिका, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मेरे पास सिर्फ रिकॉर्ड में क्या है कि 10 पहले थे, 15 और आ गए, तो मेरे पास रिकॉर्ड में कितना आ गया? 25। लेकिन जो बिके वो मैंने रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया। इसको भी मैंने इन्वेंट्री को अपडेट नहीं किया, मैंने एक अलग अकाउंट खोला है परचेजेस। इन्वेंट्री के अकाउंट को मैंने हाथ नहीं लगाया, मैंने एक अलग अकाउंट खोल दिया परचेजेस। परचेजेस के अंदर मैं सारी परचेजेस डाल रहा हूँ। 8 को मैंने फिर परचेजेस की, कितनी परचेज करूँ? 5। ठीक, ओके, 5 और परचेज कर लिया। फिर 9 को मैंने कुछ सेल किया, ठीक, रिकॉर्ड नहीं करूँगा। लेट्स से होते 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 मैंने बहुत सारी परचेजेस कर ली। अब ये सारी परचेजेस कहाँ पे पड़ी हुई हैं? ऑल ऑफ दीज परचेजेस आर इन दिस अकाउंट, परचेजेस के अकाउंट में। एक दफ़ा मैंने 15 खरीदा, फिर मैंने 5 खरीदा, लेट्स से फिर मैंने 10 खरीदा, फिर मैंने 15 खरीदा, फिर मैंने 10 खरीदा। ये सब यहाँ पर आ रहा है। जब महीना ख़त्म होगा, एंड आएगा, तो मैंने जब महीना स्टार्ट किया था मेरे पास कितनी चीज़ें थी? 10। ओके, जब मंथ एंड होगा तो मैं जाऊंगा और जाके क्लोजिंग इन्वेंट्री को गिनूंगा। अब कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे पता चल जाए, ठीक, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि मैंने कितनी चीज़ें बेच दी हैं। अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को गिन लूं तो मुझे पता चल जाएगा मैंने कितनी चीज़ें बेची हैं। लेट्स से मैं स्टोर में जाता हूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री को गिनता हूं। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? गिव मी एनी फिगर। 7। ये ओपनिंग थी, क्लोजिंग आ गई 7। पूरे महीने में आपने कितनी चीज़ें खरीदी? वो कहाँ पर लिखा होगा? परचेजेस में, यहाँ पर आ रहा होगा ना। कितनी खरीदी? 15, 20, 30, 40, 45, 55 आपने टोटल खरीदी। अब आप हिसाब लगाएंगे, 10 पहले थी, 55 और खरीदी, कितनी हो गई? 65। इसमें से 7 पड़ी हुई हैं, तो बाकी किधर गई? सोल्ड, बस। और कितनी सोल्ड हो गई? 58। अब मैं मंथ एंड पे ये एंट्री रिकॉर्ड कर दूंगा, CGS डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, गॉट द आइडिया? मंथ एंड पे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा कि हाँ CGS मेरे पास, अब रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन अब वंस अगेन मुझे नहीं पता चलेगा, क्या पता 58 में से कुछ चीज़ें चोरी भी हो गई हूँ, नहीं पता चलेगा ना। क्या पता 58 में से कुछ चीज़ें टूट गई हों, स्पॉइलेज। फिर हमने कहा था एक और चीज़ हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? स्पॉइलेज, थेफ्ट, स्पॉइलेज, और क्या था? ख़राब हो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? क्या वर्ड इस्तेमाल किया था? नहीं, हमने क्या वर्ड यूज़ किया था? हमने क्या वर्ड यूज़ किया था? भूल गए? क्या वर्ड यूज़ किया था ना? हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया था? वो तो लॉस था ना, वो तो लॉस था। लेकिन हमने क्या कहा था कि जब चीज़ें इस तरह नहीं होती तो उनको क्या बोलते हैं? हमने एंट्री भी की थी उसकी, क्लास भूल गया है, नहीं याद आ रहा? श्रिंकेज, किधर गया? श्रिंकेज लॉस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज लॉस। अब यहां पर नहीं पता चल सकता श्रिंकेज लॉस कितना है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये जो जितना था 58, ये सारा का सारा बिक गया, सोल्ड। गॉट द आइडिया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये तो हमने कर दिया। ओके, अब इसमें थोड़ा सा एक और मसला आता है, अब उसकी तरफ जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज दिस। अब इसमें एक और मसला आता है, अब गौर से सुनिए जी। आपने कहा 58 बिक गई, सही, मैंने मान लिया 58 बिक गई। हमने कहा यार अब सिस्टम नहीं है, नहीं पता चलेगा श्रिंकेज लॉस कितना है, थेफ्ट कितना है, स्पॉइलेज कितना है। स्पॉइलेज वर्ड हमने यूज़ किया था, हमने डैमेज यूज़ नहीं किया था। ठीक है, सो स्पॉइलेज, श्रिंकेज मेन टर्म है, इसके अंदर स्पॉइलेज, थेफ्ट और क्या,
श्रिंकेज तो मेन टर्म है ना, ठीक है। इसके अंदर थेफ्ट भी आ सकती है, इसके अंदर स्पॉलिश भी आ सकती है, ठीक। ओके 58 आप कहते हैं कि सर बस 58 के 58 बस हम समझेंगे बिक गई, मैं कहूँगा ठीक है बिक गई। अब यहाँ पे जब आप रिकॉर्ड करेंगे CGS डेबिट, अमाउंट कितना लिखेंगे, अमाउंट कितना लिखेंगे? ये 58 तो नंबर ऑफ यूनिट्स था, अमाउंट तो नहीं था। अमाउंट कितना लिखूंगा? एवरेज कर सकते हैं किसको? जो कॉस्ट थी। मैंने जो फर्स्ट को ओपनिंग इन्वेंट्री थी ये कितने की थी? लेट्स से कितने रुपीस पर यूनिट? 5 रुपीस पर यूनिट, ठीक है। ये जो मैंने परचेज किए 15, ये कितने के खरीदे? 10 के। फिर मैंने परचेज किए 5, ये कितने के खरीदे? 15 के। फिर यहाँ पे मैंने और भी परचेजेस की थी, देखें 15, 5, 10, 15, 5 ये हो गई 10, ये भी खरीदा, फिर 15 खरीदा, फिर ये डिफरेंट रेट्स पर है, ये डिफरेंट रेट्स पे। लेट्स से ये वाला लिया 12 रुपए का, ये वाला लिया 14 रुपए का, ये वाला लिया 13 रुपए का। अब जब यहाँ पे CGS रिकॉर्ड करूँ 58, तो ये 58 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ठीक। सो वंस अगेन आई यूज 4 कॉस्ट फ्लो assumptions। फिर आप assumptions इस्तेमाल करेंगे, वही 4 assumptions जो आपने इससे पहले इस्तेमाल की थी। कौन कौन सी थी? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, एवरेज, FIFO, LIFO, 4। सही है, वही तरीका है जो पहले आया पहले बिका, दैट इज कॉल्ड एज FIFO। लास्ट इन फर्स्ट आउट जो आखिर में आया वो पहला बिका, दिस इज LIFO। एवरेज, सबको एवरेज कर दें, कॉस्ट को भी टोटल कर दें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दें, एवरेज आ जाएगा। ये कौन सा तरीका? एवरेज कॉस्ट। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन क्या था? यूनिक, हर चीज़ अलग अलग है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। गॉट द आइडिया? ओके, सो लेट्स डू एन एग्जांपल। इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि पीरियोडिक में ये किस तरह करेंगे। हमने जो इससे पहले किया था हमने परपेचुअल में किया था। परपेचुअल में क्या होता है कि हर एंट्री के साथ अपडेट करते हैं, यहाँ पर हर एंट्री के साथ अपडेट नहीं करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल आखिर में अपडेट करेंगे जब पीरियड एंड हो जाए, ठीक है। करें, स्टार्ट करें। ओके, सो आई विल रब ऑल दिस एंड देन वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। Okay, let's start. So, information for the following inventory examples. Computers Incorporation, Mousepad Inventory. Computers Incorporation is the name of the company और ये जो इन्वेंट्री है ये किस चीज़ की है? Mousepad की, ठीक है। Mousepad आजकल इस्तेमाल होते हैं बहुत कम, ठीक है। Mousepad पहले बहुत इस्तेमाल होते थे, वैसे ही फजूल का खर्चा होता था। मैं कहता यार इससे अच्छा ये है कि बंदा कॉपी के ऊपर रख दे, काम करे, ठीक। ओके, खर्चा नहीं होगा। उस वक्त Mousepad होता था समवेयर अराउंड 100 रुपीज़ और 150 रुपीज़। अभी कितने का है? कितने का? ना, नॉट पॉसिबल, इतना महंगा हो ही नहीं सकता। हाँ, शायद 200-300 किस तरह। मंजूर यू आर अ ब्रांड। ओके, लेट्स मूव ऑन क्लास, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो नाउ बिगिनिंग इन्वेंट्री इज 1000 यूनिट्स। ये 1000 मैंने कितने का खरीदा था? 5.25 पे, ठीक है। अगर ये मैंने 5.25 पे खरीदा था तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास इन्वेंट्री कितनी की है? 1000 मल्टीप्लाई बाय 5.25 इक्वल्स 5250। क्लियर? ओके। परचेजेस, जनवरी 3 को मैंने 300 यूनिट और खरीदे Mousepad। वो मैंने कितने के खरीदे? 5.3 का। 5.3 का एक खरीदा, और 300 कितने के हो गए? 1590, ठीक है। इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। मैं जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा हो सकता है कि मैं आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें दे दूं और ये टोटल का कॉलम आपको ना बना के दूं, आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ जाए, ठीक है। कर लेंगे ना, आसान होगा। लेट्स मूव ऑन। जून 20th 150 at the rate 5.6, so that makes a total of 840. September 15 200 at the rate 5.8, so it makes 1160. November 29 150 multiplied by 5.9 equals 885. सही हो गया? ओके। आपने जब स्टार्ट किया महीना तो आपके पास कितने यूनिट से? 1000। आपने इस पूरे पीरियड में
जनवरी से लेके नवंबर दिसंबर तक, ये पूरा साल है, आपने कितने और माउस पैड खरीदे हैं? 3 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 150, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 800। 1000 प्लस 800, 1800। 1800 माउस पैड्स मेरे पास होने चाहिए। ठीक, मैं जाता हूं स्टोर में और मैं जाके गिनता हूं मेरे पास कितने माउस पैड पड़े हुए हैं। मुझे पता चलता है कि मेरे पास माउस पैड पड़े हुए हैं 1200। तो इसका क्या मतलब हुआ? 1800 होने चाहिए, 1200 पड़े हुए हैं, तो बाकी 600 मैंने सेल कर दिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लेकिन ये तो है यूनिट्स में, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इन मनी टर्म्स, ठीक है, डॉलर्स रुपीस में इसको कन्वर्ट करना है। ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज़ बिकी है, क्या ये वाला माउस पैड बिका है, ये बिका है, ये बिका है, ये बिका है, या वो वाला बिका है, ये मुझे नहीं पता। तो मैं इस्तेमाल करता हूं कुछ कॉस्ट फ्लो इजम्पशन। ओके, 4 चीज़ें हैं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, एवरेज, लाइफो, फाइफो। सही हो गया? ओके, स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। By reviewing actual purchase invoices, Computers Incorporation determines that the 1200 mouse pads on hand at year end have an actual cost of 6400। अब इसने काम आसान कर दिया आपके लिए। इसने कहा कि जब मैंने चेक किया ना कि ये जो 1200 पड़े हैं ये कौन से हैं, ठीक है, तो पता चला कि जो 1200 पड़े हुए हैं उसकी कॉस्ट आ रही है 6400। बस इसने डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दी 6400। 6400 मेरे पास जो 1200 पड़े हुए हैं उसकी कॉस्ट है। इस 1200 की कॉस्ट कितनी है? 6400। तो अगर इसकी कॉस्ट 6400 है तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? अगर ये 6400 है, ये 1200, तो ये 600 की कॉस्ट कितनी आएगी? एंड हाउ वुड वी कैलकुलेट? दोबारा बोलेंगे सर? हाँ, ओके, ये तो समझ आ रहा है। ये डिवाइड वाला क्या चक्कर है? यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी। क्यों? ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है, इसमें यूनिट कॉस्ट जो है वो सब की स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हर चीज़ यूनिक है, अलग है। तो फिर इसका मतलब हर एक की कॉस्ट सेम नहीं है। तो आप एवरेज करके यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल सकते इक़्तिदार, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो आपने पहली बात की कि ये फिगर फाइंड आउट करनी है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? 9725 ये आपके पास टोटल है, इसमें से जो मेरे पास रह गए हैं उसकी कीमत ये है, तो इसका मतलब जो बाकी कीमत है वो सारे के सारे सेल हो गए। तो वो कितना बन रहा है? 3325। इज दिस थिंग क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक, जवाब क्लियर? ओके, ये क्लियर हो गया। अब इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। अब तो फाइंड आउट कर लिया CGS कितना है, अब CGS की एंट्री क्या करेंगे? CGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अच्छा, CGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास ये आ गई 3325। ओके, आगे चलें। ओके, एवरेज कॉस्ट पे अभी नहीं जा रहे, अभी ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया ना। एक चीज़ हो गई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट को देखते हैं। लेट्स से सेम डेटा, सारा डेटा सेम, इसको मैं हटा रहा हूं। अगर अब आप इस्तेमाल करें एवरेज कॉस्ट की इजम्पशन को, कैसे करेंगे? एवरेज कॉस्ट को इस्तेमाल करें तो कैसे करेंगे? 9725 को 1800 पे डिवाइड करेंगे। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी को? एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था? क्या चीज? टोटल व्हाट? टोटल कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हमारे पास है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल,
टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक, अभी आप देखें आपके पास क्या आ रहा है, हमारे पास टोटल कॉस्ट अवेलेबल फॉर सेल इज 9725, ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल यूनिट्स हैं। तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही है, हमने कहा कि अभी हम तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं एवरेज, यानी सबको एवरेज कर दो, सबकी कॉस्ट अलग अलग है लेकिन आसानी के लिए सबको एवरेज कर दो। ठीक है, तो एवरेज करें, कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, योर एवरेज वुड बी 5.4। अब देखें सबकी कॉस्ट अलग अलग थी लेकिन मैंने सबका एवरेज ले लिया, बस आसान। अगर 5.4 सबकी कॉस्ट है तो एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आएगी, कैलकुलेट कम ऑन। 6408 किस तरह फाइंड आउट किया, किस चीज को किससे मल्टीप्लाई किया, 1200 यूनिट्स हैं, इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि कॉस्ट की कैलकुलेशन हमने सिंपल कर दिया, सबको एवरेज कर दिया। सो पर यूनिट कॉस्ट इज 5.4, सो 1200 मल्टीप्लाई बाय 5.4 इक्वल्स 6480। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ जाएगी, 3240। ये कैसे फाइंड आउट किया महविश, मल्टीप्लाई किया किसको किससे, 600 को 5.4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। एक और तरीके से भी कर सकते हैं चेक करने के लिए, इसको इसमें से माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये आंसर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो इसका मतलब सही है। चेक कर लें 9725 माइनस 6480 इज इट 3240। इफ इट इज 3240 दैट मीन्स आपकी सारी कैलकुलेशन सही है। 245 आ रहा है, ये 245 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब आपने थोड़ी सी राउंडिंग में मसला किया है, ये 5.4 नहीं होगा फिर 4027। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि राउंडिंग करेंगे तो फिर ये मसले आएंगे। 4027 5.4027, अगर इसको मैंने 2 डिजिट तक राउंड करना है तो इसका आंसर 40 ही आएगा, लेकिन चूंकि आंसर में फ़र्क आएगा इसलिए इसको 4027 करें। अब निकालें इसको, आप करें 6483.483.24 और इसको करें अभी भी फर्क आ रहा है, 76 सही है, 76 सही है। अब इक्वल आ रहा होगा, ठीक है, अब इक्वल होगा। आप चेक कर लें, अब इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें एग्जाम में कि अगर आपने 54 से भी किया हुआ है तो फिर इस वाले में 5 रुपए ज़्यादा कर दें ताकि दोनों इक्वल आ जाए। ठीक है, गॉट द आइडिया, क्लियर है। एवरेज कॉस्ट हो गया, आसान था। ओके, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। ओके, $5.40278, उसने 278 तक किया हुआ है, आपने 27 तक किया, उसने 278 तक किया है। अच्छा 777 आ रहा था, तो फिर 28 करना था या 278 करना था, चलें खैर। ओके, सो 6483 एंड 3242, सही है, ये भी हो गया। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले आएगा वो पहले बिक जाएगा। तो CGS आपकी कौन सी होगी, पहली वाली। सो योर CGS वुड बी ओल्डेस्ट कॉस्ट। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज का मतलब कौन सी आपके पास, जो बिल्कुल आखिर में आई है, रीसेंट, जो रीसेंट आई है वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में जो कॉस्ट होगी वो कौन सी होगी, न्यू कॉस्ट या रीसेंट कॉस्ट। क्लोजिंग इन्वेंट्री रीसेंट कॉस्ट, क्लियर हो गया। ओके, अब सेम क्वेश्चन करते हैं FIFO से। ठीक है, सेम फिगर्स बट वी विल यूज FIFO। सो लेट्स मूव ऑन। ये सिस्टम क्यों इतना स्लो है यार। ओके, क्या हुआ,
और चीज़ साथ आपने इसमें और कौन कौन सी चीज़ें चलाई हैं? तो हो सकता है जो बाकी चीज़ें इसमें चलती हैं उनके असर की वजह से ये एक नहीं चलता। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। 5 हमने कहा था ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो लेट्स सॉल्व इट यूजिंग 5 नाउ व्हाट विल वी डू? अब जरा बताएं क्या करूं? एंडिंग इन्वेंट्री के 1200 यूनिट कौन से हैं? एंडिंग इन्वेंट्री के 1200 यूनिट कौन से हैं? लास्ट वाले। एंडिंग में लास्ट आएगा, सीजीएस में पहले वाले आएंगे। तो कौन सा करते हैं? पहले इसको फाइंड आउट करते हैं, पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। 1200 वाला पहले फाइंड आउट करें। ओके, एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री जो नीचे वाले हैं 1200। ओके, नीचे वाले 1200 कौन कौन से हैं? कहां से देखूं? 150, 200, कितने हो गए? 350, फिर 150 और कितने हो गए? कितने हो गए यार? 350 प्लस 150 कितने हो गए? 500 प्लस 300 800। पूरे हुए अभी तक से? पूरे हुए? पूरे हो गए या नहीं? नहीं हुए। 800 ये हो गए और 400 उसमें से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1200 कौन कौन से हैं? इस 1200 में मेरे पास 150 भी है, ये वाला 200 वाला भी है, 150 वाला भी है, 300 वाला भी है, और फिर उसमें से 400। जरा इसको चेक करेंगे, 1200 के बराबर है? ओके, इसके साथ इसकी कॉस्ट लिख दें। 150 कितने का था? 5.9। 200 कितने का था? 5.8। 150 कितने का था? 5.6। 300 कितने का था? 5.3। और 400 कितने का था? 5.25। अब एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टाइम ज़ाया मत करें, डायरेक्ट उसकी कॉस्ट को ऐड कर दें। लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ जी। 400 कैसे आया? देखें, ये सारे आपने जब टोटल किए यहाँ तक 300 तक, तो ये कितने बने थे? 800 बन गए। 800 तो ये वाले हो गए। आपने कहा कि मेरे पास एंडिंग में कितने पड़े हैं? 1200। 800 तो ये वाले हैं। 400 और भी है ना, तो वो 400 और कौन से हैं? जो इससे ऊपर थे। तो यानी 1000 में से 400 अभी तक से मेरे पास पड़े हुए हैं रिमेनिंग, तो 400 मैंने पूरी की। ठीक, ओके। इसकी कॉस्ट कितनी है? 150 इंटू 590 885, 200 इंटू 58 1160, 150 इंटू 5.6 840, 300 इंटू 5.3 1590, 400 इंटू 5.25 2100। ये टोटल मिला के कितने हो गए जी? ये टोटल कितने हो गए? जी नहीं, ये तो आप वही बता रहे हैं मुझे। 6575। ओके, पे अटेंशन। सो 1200 ये थे, तो ये 600 कौन से हैं? सीजीएस कौन सा है? जो पहले वाला था। पहले वाला कितने का था? 5.25। तो इसको हम डायरेक्ट 5.25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 3150। इन दोनों को ऐड करें, इसके बराबर आना चाहिए। इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, 5 क्लियर है? 5 क्लियर क्लास? ओके, सो लेट्स चेक द आंसर्स। सही है? क्लियर? ओके, 5 हमने कर लिया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू लाइफ।
सो नाउ व्हाट इज लाइफो से? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आखिर में आया वो पहले सोल्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब सीजीएस कौन सी होगी? जो आखिरी वाली है। तो आखिरी वाली कॉस्ट नॉर्मली क्या होती है? ज़्यादा होगी ना, और रीसेंट कॉस्ट होगी। तो इसका मतलब ये है कि सीजीएस जो है वो रीसेंट हो जाएगी। और क्लोजिंग इन्वेंट्री में कौन से हैं? जो शुरू के हैं, पुराने, ठीक है। तो ओल्ड कॉस्ट जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री में पड़ी। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, और इसको लाइफो से करते हैं अभी। शायद ये कैसे तेज है यार, ये तो इतना स्लो है। इस तरह क्या करें वो, इस पे फिर अगर आप कुछ और देखते हैं तो उसके बाद इसको गोसल वगैरह दिया करें कि साफ सुथरा हो जाए, उसके बाद फिर अकाउंटिंग की क्लास शुरू होने से पहले आप थोड़ा सा सदका दिया करें ताकि ये अच्छा काम किया करें। आई हैव नो आइडिया। दो Okay, let's start G. So now, last in, first out. So now our cost assumption is LIFO. Okay. अब ending inventory कौन सी होगी? 1,000 ending inventory हमने क्या कहा था कि कौन सी है? जो LIFO में सबसे ऊपर वाली ना? ओके, सबसे ऊपर जाएंगे। 1000 कौन सा हो गया? 1000 इंटू 5.25, एक तो ये हो गया विच इज इक्वल टू 5250। 200 रह गए। 200 कौन से होंगे? इसमें से 200, तो 200 इंटू 5.30 विच इज इक्वल टू 1060। सो नाउ योर एंडिंग इन्वेंट्री वुड बी इक्वल टू 6,310। अब आ जाए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कौन सी होगी? जो सबसे लास्ट वाली है। इसमें से 200 चले गए ना, तो इसमें और कितने रह गए? 100 रह गए उसमें। 100 इंटू 5.3, और ये जो बाकी सारे नीचे हैं ये सब के सब मेरे पास बिक गए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसको डायरेक्ट लिख दें 150 इंटू 5.6, 200 इंटू 5.8, 150 इंटू 5.9। एहतियातन इस सब को गिन लें, क्या ये 600 के बराबर है? गिने जी। 150 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 100 इज इट इक्वल टू 600? दैट मीन्स आवर कैलकुलेशन सो फार इज गुड। ओके, इसको मल्टीप्लाई करें, ये बाकियों के आंसर तो आपके पास लिखे हुए हैं। 840, 1160, 885, और इसको कैलकुलेट कर लें। 100 इंटू 5.3 इक्वल्स 530। इन सबको ऐड करें, दिस वुड बी योर CGS 3450। इन दोनों को ऐड करें, दिस शुड बी इक्वल टू दिस 15। ओके, इन दोनों को ऐड करें, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। ऐड करें, एक यही आ रहा है जी। यार 200 कैसे आया? ओके, ये लाइन लगा दे इधर। हमने कहा कि एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1200, और ये कौन सी वाली होगी? फर्स्ट वाली होगी। फर्स्ट सबसे पहला देखें कौन सा है, लेकिन यूनिट्स कितने हैं? 1000 तो ये लिख दें। बाकी कितने रह गए इसमें? 200 और चाहिए मुझे। इससे नीचे वाली कॉस्ट लेयर कितनी है? लेकिन यूनिट्स कितने हैं? 3। इसमें से मैंने कितने यहाँ पर मेरे पास एंडिंग में पड़े होंगे? 200 इंटू 5, ठीक है, 1200 पूरे हो गए ना? हाँ, सही है। और इसमें से इस वाले में 5.3 में से 100 जो हैं वो बिक गए और 200 पड़े हुए हैं। क्लियर? इन दो को रोल करें, शुड बी इक्वल टू दिस। इक्वल है? ओके जी। अच्छा जी, ब्रेक करते हैं, 1 मिनट रुक जाएं, इसको चेक कर लेते हैं ताकि ये कंफर्म हो जाए। और मैं कहता हूँ इसकी एंट्री भी कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक ख़त्म करें, फिर उसके बाद वी विल टेक अ ब्रेक। अभी नहीं, 1 मिनट। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दी आंसर्स। कि आंसर्स हमारे सही हैं कि नहीं। चेक, क्रॉस चेक तो हमने कर लिया है, सही है, बट स्टिल लेट्स फाइंड आउट। LIFO,
ओके, सो लाइफो किधर गया? दिस इज लाइफो, दिस इज योर कैलकुलेशन. $6,310, $3,450. सही है, ये भी क्लियर हो गया. ओके, लेट्स मूव ऑन. ओके, अच्छा, ये चीज़ फिर अब उससे बात कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेक के बाद. सो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑफ 2 minutes. पॉज. सो क्लास, लेट्स स्टार्ट विद एरर्स इन मेजरिंग इन्वेंट्री. ओके, सो इफ यू मेक एन एरर इन मेजरिंग इन्वेंट्री, अगर आप कोई गलती कर लें इन्वेंट्री में तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? उसका क्या फ़र्क पड़ेगा बिगिनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों पे क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है. नाउ वी हैव इनकम स्टेटमेंट, वी हैव बैलेंस शीट. दो चीज़ें हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम ज़्यादातर पढ़ रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट. और जो इन्वेंट्रीज होती हैं मेरे पास, वो कौन कौन सी होती हैं इन्वेंट्रीज? हम जो अभी नॉर्मली इन्वेंट्रीज पढ़ रहे हैं कि व्हेन वी स्टार्ट द ईयर या पीरियड, तो कौन सी इन्वेंट्री होती है? वो ओपनिंग होती है. अच्छा, फिर उसके साथ मैं क्या करता हूँ? एडिशन करता हूँ. उसको क्या बोलता हूँ? परचेजेस बोलता हूँ. जब वो परचेजेस और ओपनिंग इन्वेंट्री दोनों मिल जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल. ठीक है, ये अवेलेबल फॉर सेल है. यानी अगर दो आपके पास पहले से पड़े हैं और 4 आप और खरीद रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास 6 हैं. 6 चीज़ें आप बेच सकते हैं. और फिर जितनी आपने बेच दी उसको अगर माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग आ जाएगा. या उल्टा काम कर लें, अभी जो पीरियोडिक में हमने पढ़ा था कि जाके आप गिन लें कि कितनी क्लोजिंग में पड़ी हुई है, तो अगर क्लोजिंग आप माइनस कर दें तो आपको क्या पता चलेगा? क्लोजिंग अगर आप माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा CGS. ओके, ये भी हो गया. अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां पर शो होता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कहां पे शो हो रही होती है आपकी? बैलेंस शीट में. तो इसका मतलब यह है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसका बैलेंस कहां पे जाता है? बैलेंस शीट. ठीक, ओके. सो क्लोजिंग इन्वेंट्री चला जाएगा बैलेंस शीट में. ओके, सो क्लोजिंग इन्वेंट्री चला जाएगा, ये हो गया इनकम स्टेटमेंट. और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो चला जाएगा बैलेंस शीट में. ओके, अच्छा, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल, हमने कहा इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल आ जाती है. फिर मैं इसके साथ जो बिक गई उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ये माइनस कर दूं तो मेरे पास क्लोजिंग आ जाती है. क्लोजिंग यहाँ पे शो होती है. CGS कहाँ पे शो होती है? वेयर इज CGS शोन? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि ये कॉस्ट है इस पर से इनकम स्टेटमेंट में शो होती है. ओके, ये भी क्लियर हो गया. जब CGS को मैं माइनस कर दूं अपनी सेल्स में से तो मेरे पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है. ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर बाकी एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो क्या आता है? नेट इनकम आता है. ओके, तो मैंने क्या किया कि ये जो इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए और जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं वो यहाँ पर लिख दिए. ठीक है, क्लियर है? ये आ गए आपकी इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स और यहाँ पे आपके पास आ गया बैलेंस शीट का आइटम. ये जो भी इनकम होती है आपके पास, नेट इनकम, ये कहाँ पर जाके ऐड होती है फिर? बैलेंस शीट में. कहाँ पर? किसमें? ओनर्स इक्विटी में. अच्छा, ओनर्स इक्विटी में ऐड होती है. कोई इस चीज़ को रिफाइन कर सकता है? थोड़ा सा इसको रिफाइन करने की ज़रूरत है. जो मेरी इनकम है, मैंने इस साल कुछ पैसे कमा लिए, नेट इनकम, ये कहाँ पर जाएगा? कहाँ पे शो होगा? इनकम स्टेटमेंट में तो शो हो जाएगा, लेकिन फिर ये अमाउंट मैं कहाँ पर लेके जाऊँगा? इन्होंने कहा कि बैलेंस शीट में ओनर्स इक्विटी में. मैंने कहा इसको थोड़ा सा और रिफाइन करें. बैलेंस शीट में तो जाएगी, ओनर्स इक्विटी में डायरेक्ट नहीं जाती, या ओनर्स इक्विटी के एक पार्ट को शो करती है जो कि कहलाता है नहीं पढ़ा? ये वर्ड नहीं पढ़ा? रिटेन्ड अर्निंग्स. श्योर? रियली? दिमाग पे जोर डालें.
ओके, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हैं? रिटेन्ड किसे कहते हैं? जो आपने पास रखे हैं, रिटेन, ठीक है। अर्निंग्स क्या होती हैं? कमाई, ठीक। वो पैसे जो आपके पास आ रहे हैं पिछले कई सालों से, अभी नहीं, कई सालों से आप जो प्रॉफिट कमाते हैं, वो हम ला के रख देते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में। फिर हमने इसमें से अगर कुछ चीज़ें किसी को देनी होती हैं, जैसे डिविडेंड्स देते हैं ना, प्रोविजंस एक चीज़ होती है, वो क्रिएट करते हैं। उसके अलावा जो कुछ रह जाता है वो इस अकाउंट के अंदर हम रख देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये एक किस्म का ओनर्स इक्विटी का हिस्सा ही है, समझे आप। लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा है। जो पुराने सालों के प्रॉफिट हैं वो भी इधर आ रहे हैं, सब प्रॉफिट से इधर आते हैं, सब प्रॉफिट इसमें जमा हो जाते हैं और फिर यहाँ से किसी को देना होता है तो आप दे देते हैं, ठीक है। डिविडेंड्स देना होता है ओनर्स, ये ओनर्स की चीज़ है ना, तो ओनर्स को दे देते हैं, ठीक है। हाँ, और कोई रिजर्व क्रिएट करना होता है तो वो यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ, ठीक। इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी वो अर्निंग्स, वो प्रॉफिट जो मैंने रखे हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। क्लियर हो गया? रिटेन्ड अर्निंग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके। अब आते हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा और किस चीज़ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। किस चीज़ पर गलती का क्या फ़र्क पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद बिगिनिंग इन्वेंट्री। कि अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री में गलत हो जाए, ओपनिंग इन्वेंट्री में, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, किस चीज़ पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखें, गलती दो किस्म की हो सकती है ना, या तो आप किसी चीज़ को ज़्यादा शो कर दें या किसी चीज़ को कम शो कर दें। अगर इक्वल होगा तो फिर तो इक्वल है, फिर तो गलती नहीं है, ओके। तो गलती दो किस्म की हो सकती है कि या कोई चीज़ आपसे ओवरस्टेट हो जाए, ज़्यादा शो कर दें, इसको क्या बोलते हैं, ओवरस्टेट। और अगर किसी चीज़ को आपने कम शो कर दिया, इसको बोलते हैं अंडरस्टेट। तो दो किस्म की गलती हो सकती है कि या तो ओवरस्टेट हो जाए या अंडरस्टेट हो जाए, ओके। ये भी क्लियर हो गया। अब जाते हैं कि अगर कोई चीज़ ओवरस्टेट हो जाए, आप ज़्यादा शो कर दें, ठीक, ओके। सो नाउ इफ यू ओवरस्टेट योर बिगिनिंग इन्वेंट्री को अगर आप ओवरस्टेट कर दें तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। बिगिनिंग इन्वेंट्री को मैं ओवरस्टेट कर दूं तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा जी। बिगिनिंग इन्वेंट्री को मैंने ओवरस्टेट कर दिया। बिगिनिंग इन्वेंट्री किस चीज़ के साथ ऐड होती है, अभी थोड़ी देर पहले बात की हमने। बिगिनिंग इन्वेंट्री किस चीज़ के साथ ऐड होती है, परचेज के साथ ऐड होती है। अभी आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि बिगिनिंग इन्वेंट्री परचेज के साथ ऐड होती है, तो जब दोनों मिल जाए तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ओके। अगर बिगिनिंग इन्वेंट्री आप गलती से ज़्यादा कर दें तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हो गया। जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो CGS पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, प्राइसेस बढ़ ना जाए, आपने गलती से उसको ज़्यादा कर दिया, आपकी गलती की वजह से वो ओवरस्टेट हो जाए तो CGS ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, यही तो पूछूं। यूनिट प्राइस बढ़ जाएगी, कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, कम होगा। वो कह रहा था ज़्यादा होगा, आप कह रहे कम होगा, कम होगा। सबका यही आंसर है। क्यों कम होगा, अभी बताएं, जो भी आंसर है मुझे बताएं कि क्यों, एनीथिंग, व्हाई। You are not making any sense, class. Try to make sense.
ये फॉर्मूला सबको याद है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज इक्वल्स कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से अगर क्लोजिंग को माइनस कर दूं CGS मिल जाएगा। ये सबको याद है? सबको याद है? ये सबको याद है? ओके। क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये मेरी राइटिंग इतनी गंदी तो नहीं है? ओके, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। CGS क्लियर? ओके। लेट्स से ओपनिंग इन्वेंट्री असल में 5 रुपए थी, ठीक है, 5 रुपए थी, और CGS भी 5 थी, तो ये टोटल बन गए 10 रुपए, और क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 3 रुपए, तो CGS बन गया 7 रुपए। सही है। अब गलती से मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री को 5 की बजाय कर दिया 6 रुपए, ठीक, गलती से 6 रुपए हो गया। सही है। लिख रहा था, गलती हो गई, या व्हाटएवर, किसी और गलती से। CGS पे क्या फर्क पड़ा? CGS भी, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल भी ज्यादा हो गया, ठीक। आगे चलें, CGS पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो CGS भी ज्यादा हो जाएगी। आगे चलें, इस CGS को मैं किस चीज से माइनस करता होता हूं? किससे माइनस करता हूं? बोले, देखिए, गलत भी बोलेंगी तो सीखेंगी ना, ठीक। सेल से मैं CGS को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? तेज बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ठीक। ओके, लेट्स से सेल्स थी मेरी 10 रुपए की, 10 में से 7 CGS चला गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा? 3 रुपए। अब अगर मैंने यहां पे गलती से इसको 5 की बजाय 6 कर दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचेगा? कितना बचेगा? 2। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। अब जरा खुद सोचें, अगर CGS ज्यादा हो गया, CGS कॉस्ट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है ना, ग्रॉस प्रॉफिट इनकम को बोलते हैं ना। तो अगर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो इनकम कम हो जाएगी, माइनस। नेट इनकम क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद कुछ और एक्सपेंसेस माइनस करता हूं, कमर्शियल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेट्स से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 रुपए है, ये भी कम हो गया, नेट इनकम भी कम हो गया, ठीक, ये भी कम हो जाएगा। बैलेंस शीट पे क्या फर्क पड़ेगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? मैंने गलती की है ओपनिंग इन्वेंट्री में, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पे इसका कोई फर्क पड़ेगा? क्या? जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री नॉर्मली आप कैसे फाइंड आउट करते होते हैं? ओपनिंग को माइनस करते हैं। किसके साथ प्लस करते हैं, किससे माइनस करते हैं, क्या कह रहे हैं आप? क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप कैसे फाइंड आउट करते होते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड, ये तो आप इस फॉर्मूले को उल्टा करके मुझे बता रहे हैं कि इसमें से इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आप कैसे फाइंड आउट करते होते हैं? जी क्लास, एनी आइडिया क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैसे फाइंड आउट करते होते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम कैसे फाइंड आउट करते होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैसे फाइंड आउट करते होते हैं। थोड़ी देर पहले बताया, सारी डिस्कशन कर रहा था, आपको बताया था क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्या कहा था थोड़ी देर पहले? किसी को याद है? रिकॉर्डिंग पीछे लेके जाएं और देख लें कि मैंने क्या कहा था। मैंने आपसे ये कहा कि जब पीरियड एंड होता है तो आप लोग क्या करते हैं? रिमेनिंग इन्वेंट्री को क्या करते हैं? काउंट करते हैं।
क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमेशा, जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी सिस्टम, अगर आपका कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर में क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया ना 1000, अच्छा है कंप्यूटर पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं जाके क्लोजिंग इन्वेंट्री को चेक करूंगा, और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री वहां पर कम पड़ी है स्टोर में, तो फिर अपने कंप्यूटर के रिकॉर्ड को उसके मुताबिक एडजस्ट कर दूंगा। ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंप्यूटर मुझे कह रहा है कि 10 पड़ा है और वहाँ पे 9 पड़ा है, तो अब मैं क्या करूँ, एक कहाँ से लेकर आऊँ? कहीं से आ सकता है वो एक? नहीं ना, उसको मैं रिकॉर्ड कर दूंगा ऐसा, उस एक को क्या रिकॉर्ड कर दूंगा, एक काम आ रहा है ना, उस एक को क्या रिकॉर्ड कर दूंगा ऐसा। ज़रूरी नहीं है कि वो थेफ्ट हो इक़्तिदार, तो इस वजह से मैं उसे क्या बोलता हूँ, श्रिंकेज लॉस। ठीक है, एज अ श्रिंकेज लॉस रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन कंप्यूटर में रिकॉर्ड में उसको 9 पर लेकर आऊंगा जरूर, क्योंकि वहां पे ऑन ग्राउंड रियलिटी 9 है। यू आर गेटिंग दिस आइडिया? सो फिजिकल इन्वेंट्री इज टेकन एट द एंड ऑफ द ईयर, फुल स्टॉप। करना है, एंड ऑफ ईयर पे काम करना है, ये जरूरी है। ओके, अब मैं जाके गिनता हूं क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो अब जो ओपनिंग में अगर मैंने कोई गलती की है, तो इसका फर्क इस पे पड़ता है, इस क्लोजिंग पे इसका फर्क पड़ता है कोई? क्लोजिंग तो मैं जाके गिनता हूं ना यार कि कितनी चेयर्स पड़ी है, 1 2 3 4 5। तो अगर ओपनिंग में मैंने गलती कर ली, तो उसका फर्क क्लोजिंग पे कोई भी नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री पे कोई भी फर्क इसका नहीं पड़ेगा। रिटेन्ड अर्निंग्स पे कोई फर्क पड़ेगा? रिटेन्ड अर्निंग्स पे, रिटेन अर्निंग्स का आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। क्या कॉन्सेप्ट है रिटेन अर्निंग्स का? जो पिछले कई सालों से इनकम आ रही है सारी, वो जमा हो रही है इस जगह पर। ठीक है, तो जो इस साल इनकम आई वो भी इस जगह पर जमा हो जाएगी। ठीक, तो जो इस साल इनकम आई वो क्या हुई, जो इस साल इनकम आई वो कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी? क्यों कम हो गई थी? क्योंकि आपने यहां पर मिस्टेक की थी। तो अगर ये इनकम कम हो गई तो रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएगा। ये ले, सारा तैयार हो गया। सही है, समझ आ गई? अब देखें, एग्जाम में मैं आपसे ये इस तरह नहीं पूछूंगा कि इस टेबल को फिल करें और आपने रटा मारा होगा प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस। ठीक है, वो मैं आपसे पूछूंगा कि अच्छा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी थी और गलती से अकाउंटेंट ने ओपनिंग इन्वेंट्री इतनी लिख दी, फिर वो आप देखेंगे कि मैंने ज़्यादा कर दिया या कम कर दिए, और फिर आपसे पूछूंगा इसका फ़र्क ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट। फिर आपने एक मुझे बताना पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, रट्टा नहीं मारना, अंडरस्टैंड इट। जिस तरह मैंने भी आपको समझाया है ये पूरा प्रोसेस, ये आपको आना चाहिए। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये था ओवरस्टेट था, ओवरस्टेट था, ओवरस्टेटेड। अब क्या करें? अंडरस्टेट कर दें। अंडरस्टेट का क्या मतलब है कि उसको अंडर, कम। लेट से गलती की वजह से 5 लिखा था, अकाउंटेंट को नजर नहीं आ रहा था, उसने इसकी बजाय लिख दिया 4, 5 की बजाय लिख दिया 4। अब इसका फर्क क्या पड़ता है? इसका क्या फर्क पड़ेगा जब अंडरस्टेट हो जाए? परचेजेस के साथ ये क्या होता है? ऐड होता है। जब ये परचेज के साथ ऐड हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या हो गया? क्या हो गया? कम हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, सॉरी अवेलेबल फॉर सेल माइनस। ठीक, ओके, आगे जाएं। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 3। क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय द वे कोई फर्क पड़ेगा? बिगिन इन्वेंट्री के ज़्यादा या कम होने से, गलती की वजह से क्लोजिंग इन्वेंट्री पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि हमने कहा क्लोजिंग इन्वेंट्री हमेशा फिजिकल काउंट होता है। ठीक है, इसलिए उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सो 9 - 3 = 6। तो सीजीएस पे क्या फर्क पड़ा? कम हो गया, सीजीएस भी कम हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा? ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा? ये 10 यहाँ पे लिखा था। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। देखें, याद रखें, अगर कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ये बात याद रखें बस। कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगा। ओके जी, सो ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जब ग्रॉस ज़्यादा होगा तो नेट इनकम
भी ज़्यादा होगा। ठीक, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री पे कोई फर्क पड़ता है नहीं, नो इफेक्ट। इसको यूँ लिख दें यार, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ओके, रिटेन अर्निंग्स पे कोई फर्क पड़ेगा? ज़्यादा हो जाएगा। जब ये ज़्यादा होगा तो ये जाएगा रिटेन अर्निंग्स में, तो रिटेन अर्निंग्स भी ज़्यादा हो जाएगा। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? क्लियर है? जाएं आगे। अब बात करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री की, कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपने गलती कर दी तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री में गलती कर दी तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये सारा हम लोगों ने कर दिया है, ये दो कर दिया है। अब चलते हैं इस वाले पे, एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पहले किया, एक बार इसको ओवर स्टेट करके देखेंगे, अगली बार इसको अंडर स्टेट करके देखेंगे। ठीक, अगर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन होती है इस तरह की चीज़ बना दें, लेकिन इस पर टाइम लगेगा ना। इसको बनाएंगे, फिर उसको चेक करेंगे, फिर वहाँ पे MCQ को टिक करेंगे। तो अगर ये बात दिमाग में बैठी हुई है तो फिर तो आप डायरेक्टली वहाँ पे कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरह की चीज़ बना लें तो आपको आसानी हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री को चेंज करना है। ठीक, ओके। अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को चेंज करते हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री पे कोई फर्क पड़ता है? जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री को चेंज करते हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री पे कोई फर्क पड़ता है? ओपनिंग इन्वेंट्री आती कहाँ से है वैसे? पहले से पड़ी होती है, तो मुझे कैसे पता चलती है? काउंट करके। तो मैंने क्या कहा था, किस चीज़ को काउंट करते होते हैं? अभी और थोड़ी देर पहले तो बताया कि आप किस चीज़ को काउंट करते हैं? रिमेनिंग स्टॉक को क्या बोलते हैं? हाँ, फिजिकल काउंट किसको करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि आप लोग किस चीज़ को काउंट करते हैं? फिजिकल इन्वेंट्री किस चीज़ की लेते हैं? जो पड़ी है, जो पड़ी है उसको क्या बोलते हैं? टेक्निकल नाम बताएं मुझे, उसका नाम क्या है? व्हाट्स द नेम, व्हाट डू वी कॉल इट? रिमेनिंग इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री। रिमेनिंग इन्वेंट्री को क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलते हैं। रिमेनिंग जो रह गई आखिर में उसको क्लोजिंग बोलते हैं। तो आप लोग हमेशा फिजिकल काउंट किस चीज़ को करते हैं? क्लोजिंग को। तो अभी तो आप मुझे कह रही हैं क्वेश्चन के ओपनिंग को काउंट करते हैं। मैंने तो आपको ये कहा कि क्लोजिंग को काउंट करते हैं, तो अभी तो आप इसने मुझे कहा कि नहीं ओपनिंग को काउंट करते हैं। तो ओपनिंग को कैसे काउंट करते हैं? फिर ओपनिंग पता कैसे चलती है? क्लोजिंग को काउंट करते हैं फिर एग्जैक्टली अब आपने बात की है। हम क्लोजिंग को काउंट करते हैं, ठीक है। अब ज़रा सोचें, ज़रा दिमाग में सोचें, कोई चीज़ आसमान से उतर कर नहीं आ रही, ठीक है। पीरियड ख़त्म हुआ, मैं आया, मैं चेयर्स बेचता हूँ, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 चेयर्स क्लोजिंग में लिख दो। क्लोजिंग में 5 चेयर्स लिख दिया। एक रिकॉर्ड में देखो कितना है, रिकॉर्ड में 6 लिखा हुआ है। एक चेयर थेफ्ट में डाल दो, कहीं भी डाल दो, ठीक है। स्पॉइलेज में डाल दो, स्पॉइलेज, थेफ्ट, श्रिंकेज, कहीं भी डाल दो। उस इन्वेंट्री को डाल दिया, लॉस को रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, कर दिया। ये क्लोजिंग बन गई, मैंने स्टेटमेंट्स क्लोज कर दी, ठीक। इनकम स्टेटमेंट बना दी, बैलेंस शीट बना दी। यही क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल के लिए क्या बन जाती है? ओपनिंग। तो यानी ओपनिंग इन्वेंट्री कहां से आती है? पिछले साल की क्लोजिंग से। और पिछले साल की क्लोजिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं? फिजिकल काउंट से। सारी स्टोरी क्लियर? सारी स्टोरी। मसला ये है कि ये जो अकाउंटिंग है ना, ये इस तरह नहीं समझ आता। ये बुक से पढ़ के सीख लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, लेकिन ये तब आएगा जब जाके किसी जगह पे जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, क्या काम करना है, किस तरह करना है, तभी हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। यू नीड टू डू इट। कब? जब बैचलर्स खत्म हो जाए, ठीक है। डू इट, ASAP।
कैंटीन तलार छे, बड़ा अकाउंट सेक्शन तलार छे, खोलार छे, चरताओ करे छे, हाउ डज थिंग वर्क? Kızılata derim which swimming daisy kigi or daisy kigi nashes the pool. Unless I kick you in the pool, you will not learn it. So you have to get there, you have to see it to believe it. Okay, आ जाए क्लोजिंग इन्वेंट्री. अच्छा, इसका मतलब ये, अच्छा क्लोजिंग इन्वेंट्री का ओपनिंग इन्वेंट्री पे, इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अगला साल होगा उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि यही क्लोजिंग अगले साल की ओपनिंग बन जाएगी. ठीक है, लेकिन अब अगर लेट्स से मैं बात कर रहा हूं इस ईयर की, अप्रैल के महीने की, तो अप्रैल के महीने की अगर क्लोजिंग में फाइंड आउट करूंगा तो वो तो अप्रैल के एंड पे फाइंड आउट करूंगा ना. तो अगर अप्रैल के एंड पे क्लोजिंग फाइंड आउट करूं और मैं गिन रहा हूं चेयर्स 1 2 3 4 और मुझे नजर नहीं आया, लाइट कमजोर थी, वो 5 पड़ी थी, मैंने 4 गिन ली, गलती कर ली, तो इसका अप्रैल में जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो मार्च की क्लोजिंग है. ठीक है, ये इसका फर्क पड़ेगा मई की ओपनिंग पर. ओके, इसका मतलब ये है कि इसका ओपनिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ओपनिंग जो है यहां पर क्या होगी? सेम होगी ना. 5 लिख दें. परचेजेस 5, सीजीएस, तो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल पे कोई फर्क पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, नो इफेक्ट. अवेलेबल फॉर सेल नो इफेक्ट. ठीक है, नो इफेक्ट आ गया. क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैंने यहां पर क्या किया, पहले कौन सा केस देख रहे हैं? ओवरस्टेट. इसको ओवरस्टेट कर दें. 3 है, 3 से इसको 4 कर दें. सीजीएस पे क्या फर्क पड़ा? सीजीएस क्या हो गया? कम शो, कम हो गया ना. 7 से 6 हो गया, ओरिजिनली 7 आना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे गलती कर दी, 3 की बजाय 4 कर दिया. जब ये 3 की बजाय 4 कर दिया तो सीजीएस कम हो गया. सो सीजीएस वुड बी माइनस. ओके, जब सीजीएस माइनस हो जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉस्ट को आपने कम कर दिया तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा. प्रॉफिट अब कितना हो गया? 4. ज्यादा हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा हो गया. जब ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो गया तो नेट इनकम क्या होगा? वो भी ज्यादा होगा. ओके, बैलेंस शीट पे आते हैं. क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने क्या कहा था? ओवरस्टेट. तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. और रिटेन अर्निंग्स क्या हो जाएंगी? क्योंकि नेट इनकम ज्यादा हो गई तो रिटेन अर्निंग भी ज्यादा हो जाएगी. सही है. ओके, ये तो हो गया ओवरस्टेट. अब करते हैं अंडरस्टेट. ओके, एग्जाम में इस तरह गुलबुटे नहीं बनाने किसी ने. ठीक, ओके. अंडरस्टेट, ओपनिंग इन्वेंट्री पे कोई फर्क पड़ता है अगर क्लोजिंग को चेंज करूं? नहीं. 5. परचेज सेम 10. क्लोजिंग, क्लोजिंग मैंने कहा कि आपने ओवरस्टेट कर दिया, ज्यादा कर दिया. पहले आनी चाहिए थी अंडरस्टेट, सॉरी, कम कर दें. 2, 3 से कम कर दें, इसको भूल जाएं थोड़ी देर. जब ये कम हो गई क्लोजिंग तो सीजीएस ज्यादा हो जाएगी. 10 - 2 = 8. तो सीजीएस आपका किधर गया? सीजीएस ये वाला है, ज्यादा हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल पे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट. ओके, सीजीएस ज्यादा हो गया. जब सीजीएस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. कॉस्ट ज्यादा होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है. 10 - 1 = 2. प्रॉफिट कम हो जाएगा. जब ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट वो भी कम हो जाएगा. और फिर यही कहां पे जाता है? बैलेंस शीट में. कहां पे? रिटेन अर्निंग्स में. तो अगर ये कम हो गया तो रिटेन अर्निंग वो भी कम हो जाएगा. ये ले. और क्लोजिंग इन्वेंट्री को आपने यहां पे क्या किया? अंडरस्टेट माइनस. क्लियर? सारा क्लियर हो गया. इस पे कम से कम 4-5 MCQ जरूर रखूंगा. ठीक है, सिचुएशन देकर, ये नहीं कि ये टेबल देकर के इस टेबल को फिल करें, फिल इन द टेबल. ठीक है, इस तरह नहीं करें. ओके, गॉट द आइडिया क्लास? गॉट द आइडिया? सो लेट्स मूव ऑन. 3 मिनट है. ये लफ्ज कहीं पे पढ़ा है? ये लफ्ज इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इंटरम को थोड़े टाइम के लिए कहते हैं.
थोड़ा नहीं होगा तो पूरा हो जाएगा, नहीं जी। इंटरिम, इंटरिम गवर्नमेंट्स आती हैं, वो क्या गवर्नमेंट है? थोड़े टाइम के लिए, हाँ, टेम्पररी। ओके, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली इन द इन बिटवीन ना, यानी एक गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट, इसके दरमियान एक गवर्नमेंट आती है जो कि ट्रांजिशन के लिए चाहिए होती है, तो दरमियान में इंटरिम, ठीक है, इंटरिम दरमियान में। ओके, आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाते हैं? एंड ऑफ पीरियड। एंड ऑफ पीरियड नॉर्मली कितना होता है? आफ्टर 1 ईयर होता है ना, नॉर्मल पीरियड 1 साल है, 1 साल के बाद आप बनाते हैं। तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गई? अभी आपको थोड़ी पता, जो कि दरमियान में बनाते हैं, ठीक है, मिडल ऑफ द ईयर। क्वार्टरली स्टेटमेंट्स, हाँ, सेमी एनुअल स्टेटमेंट 6 मंथ, ओके, क्वार्टरली 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, क्वार्टर 3 मंथ का होता है, ठीक है। ओके, आगे चलेंगे। मंथली स्टेटमेंट्स भी आप बना सकते हैं, वीकली भी आप बना सकते हैं, डेली भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये सब को हम लोग इंटरिम बोलेंगे। वैसे नॉर्मली इंटरिम होती है हाफ ईयर, क्वार्टर, इससे कम नहीं बनाते लोग, लेकिन बना सकते हैं। ओके, ये बात क्लियर हो गई? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लियर हो गई क्या चीज़ है? तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप लोग बनाते होते हैं, और जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, हमने क्या कहा था, क्या काम करना पड़ेगा? थोड़ी देर पहले कहा था, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उससे पहले एक काम है, वो करेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सकती है, तो नहीं बन सकती। बैलेंस शीट तो बनानी है, सारी सी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट बनाए, लेकिन बैलेंस शीट कब बनेगी? जब इनकम स्टेटमेंट बनेगी। इनकम स्टेटमेंट कब बनेगी? जब एक्सपेंसेस तो हर वक्त आ रहे हैं, मैं लिख रहा हूं। एक चीज बताई थी, एक चीज, फिजिकली इन्वेंट्री को काउंट करेंगे तो क्लोजिंग आएगा। जब तक ये क्लोजिंग का फिगर नहीं आएगा, क्या आप ग्रॉस प्रॉफिट सीजीएस फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, सीजीएस नहीं आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है? नहीं, ग्रॉस नहीं आ सकता, नेट आ सकता है? नहीं, नेट नहीं आ सकता, बैलेंस शीट बन सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता जब तक क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर नहीं आएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर आने के लिए जरूरी है कि स्टोर में जाएं और गिने कितने हैं, गिने, उसको लेकर आएं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड के साथ चेक करें, बराबर है, वेल एंड गुड, कम है, एंट्री क्रिएट करें, श्रिंकेज लॉस को रिकॉर्ड करें, और बस अब बनाएं सारी चीजें। तो याद रखें, क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिगर लेने के लिए आपको फिजिकल काउंट करना पड़ेगा। फिजिकल काउंट जब भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, एस्टिमेट करना होगा एंडिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब अगर हर महीने में आपसे कहूं कि बैलेंस शीट बनाएं, तो आप हर महीने जाके चेक करेंगे कितनी चीज़ें पड़ी हैं। अब ये तो आसान है कि अगर खाली चेयर्स हैं, आसान है ना, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब तो थोड़ी देर के लिए सोचें, आईएमएस को कितने एसेट्स हैं आईएमएस के। अब हर महीने के एंड पे आप आके गिनेंगे कि कुर्सियाँ कितनी हैं, रोस्ट्रम्स कितने हैं, कंप्यूटर्स कितने हैं, ये कितने हैं, फैंस कितनी हैं, ट्यूबलाइट्स कितनी हैं, एसीज कितने हैं, डस्टर कितने हैं, मार्कर कितने पड़े हुए हैं। अच्छा, मार्कर तो स्टेशनरी हटा दें इसको। अच्छा, बसेस कितनी हैं, कार्स कितनी हैं, अच्छा, और मल्टीमीडिया वो कितने हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। इट टेक्स एक्चुअली फिजिकल काउंट वुड टेक 1 मंथ, एटलीस्ट वुड टेक अ मंथ फॉर बिगर ऑर्गेनाइजेशंस। तो फिर आप लोग क्या करते हैं, वो क्या लिखा है, एस्टिमेट करते हैं। फिर हम लोग, अगर आपने जल्दी जल्दी स्टेटमेंट्स बनानी है ना, तो एस्टिमेट करें यार, हर बार जाके कौन वो करेगा, एस्टिमेट ले लें, ठीक है, एस्टिमेट कर लें। एस्टिमेट और एक्चुअल में थोड़ा सा फर्क होगा। साल के आखिर में एस्टिमेट नहीं करना, साल के आखिर में फिजिकल इन्वेंट्री काउंट जरूर करना है। दरमियान की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके लिए एस्टिमेट कर लें, चल जाएगा। ठीक, गॉट दी आइडिया? अब समझ आ रहा है कि किस तरह काम होता है अकाउंटिंग में? ठीक है, समझ आ रहा है ना? इसका मतलब ये है कि अगर आपको मैं छोड़ दूं कहीं पे अकाउंटिंग के उसमें के डिपार्टमेंट में कि बैठ के काम करें, तो आप लोग कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू क्लास।